सभी को नमस्कार। आज हम आप सभी को रूबरू कराने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, वरिष्ठ निर्देशक डॉक्टर सतीश पावड़े जी से। डॉक्टर सतीश पावड़े जी विगत 35 सालों से रंगकर्म की दुनिया में सक्रिय हैं। आपने अब तक कुल 30 नाटकों का लेखन तथा 50 नाटकों का निर्देशन किया है। आपके नाट्य लेखन एवं निर्देशन की एक विभिन्न शैली है। आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें महाराष्ट्र सरकार साहित्य संस्कृति सम्मान तथा स्मिता पाटिल सम्मान सम्मिलित है। आपके इस रंगकर्म व्यक्तित्व के अलावा एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व है जो अनूठा है। जी हाँ, आप गीत लेखन, अभंग लेखन तथा नज़्मों का लेखन भी करते हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आप भारत के कई कवियों, गज़लकारों और गायकों से प्रभावित हैं, जिनमें गालिब, साहिर, कैफ़ी आज़मी, फैज़ अहमद फैज़, गुलजार, पाश, नागार्जुन, मुक्तिबोध तथा बुल्ले शाह हैं। एक विशेष व्यक्तित्व जिनका दर्शन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हावी रहता है, संत कबीर का बड़ा प्रभाव और असर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा रंगकर्म को दिया है, तो सर हम जानना चाहेंगे कि रंगमंच आपके लिए क्या है। सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा नव प्रकाशन अमरावती का, कि जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया है आपसे बात करने का, और जो मुझे सुनने वाले हैं उनका भी। साथ ही मैं विकास राउत का भी विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम को बनाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की, और ख़ास तौर पर नव प्रकाशन के जो संचालक है हमारे मित्र मिलिंद डहाके जी। असल में बात ये है कि आज लोग बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा संवाद बनाना नहीं चाहते। तो मेरे लिए एक अवसर था कि चलो इस बहाने मैं कुछ अपनी बात करूं, मैं कुछ आपकी भी बात सुनूं। और चूँकि मुद्दा रंगमंच का है, तो वो तो मेरे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि भले ही लेट क्यों ना हो, तो मेरी पैदाइश ही रंगमंच के लिए हुई है। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मुझे कभी मौत जब भी आती है तो वो मुझे रंगमंच पर ही आए। तो आप ये ज़रूर समझ सकती है कि मेरा क्या रिश्ता रंगमंच से रहा है या कैसे। मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने में वो समय ज़रूर लगा। मैं तो उम्र के बहुत 30-35 साल के बाद रंगमंच पर आया। तो ये खोज थी मेरी एक, कि कहाँ मुझे मेरे सुकून का माध्यम, मेरे अभिव्यक्ति का माध्यम कहाँ मिलता है। तो लेट एक्सप्लोर हुआ, बट बाद में तो अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत सही जगह आया हूँ। असल में मामला ये है कि थिएटर को चुनना अपने आप में एक चुनौती भी है, एक रिस्क भी है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो थिएटर दे सकता है, वो शायद मेरे लिए और कोई माध्यम नहीं दे सकती थी। माना कि थिएटर आपको सुकून देता है, आपको शांति देता है, आपको अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी देता है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बहुत कठिन रहा है थिएटर की, इतनी आसान नहीं है। एक बार अगर आपने ये रास्ता चुन लिया तो ये बहुत कटीला रास्ता है, और इसका सफ़र भी उतना ही कटीला है। तो निदा फाजली जी कहते हैं, जो अभी आपने बताया कि कुछ नज़्म और बाकी जो कवि मेरे प्रिय रहे हैं, तो निदा फाजली कहते हैं कि यही है ज़िंदगी, कि यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, कि यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो, हाँ सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। मैं ये जानता था कि ये रंगमंच का सफ़र इतना आसान नहीं है, ये सफ़र धूप का ही है। लेकिन जब एक बार तय कर लिया कि मुझे बस इसी रास्ते से जाना है, तो मैंने थिएटर को चुना। जबकि आप जानती है कि मैं कविता भी लिखता था, मैं शायरी भी करता हूँ, मैं गीत भी लिखता हूँ, और कविता के जो अन्य माध्यम हैं वो भी करता हूँ। कई दिनों तक संगीत भी सीखा, चित्रकारी भी सीखी, और स्पोर्ट्स में भी मैं नेशनल तक खेला।
ये सारी थी, लेकिन मुझे अपने अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं मिल रहा था जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं अब सही मायने में अपने आप को व्यक्त करूं। लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में आया और धीरे धीरे पता चला कि यार बाकी तो ठीक है, लेकिन आपके सही अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो थिएटर ही है, वो रंगमंच ही है। बस उस दिन से ठान लिया कि अब जो भी करना है वो आपको रंगमंच में ही करना है, जीना भी रंगमंच में है, मरना भी रंगमंच में है। तो ये सारे अनुभव रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे मैंने अभी बताया कि सफ़र तो इतना आसान नहीं था, अनुभव बहुत है मिले इससे। क्योंकि आप देखिए, जब हम नाटक करते हैं, हम रंगकर्म करते हैं, तो आप अकेले नहीं होते हैं। एक तरफ तो आप एक्टिंग के रूप में आप परकाया प्रवेश करते हैं। आप अगर नाटककार हो तो एक रचना का नया संसार आप वहाँ बसाते हो। आप निर्देशक हो तो रचना के नए संसार को फिर पुनर्जीवित करते हो, पुनर्निर्मित करते हो, उसका पुनर्सृजन करते हो। तो एक ही समय में आप कितनी भूमिकाओं में जीते हैं। मतलब आप जो है वो आप नहीं है, और जो आप नहीं है वो आप है। मतलब आप होकर भी आप वो नहीं है जो आप है, जो आप होकर भी है। तो ये देखिए, अब ये मैंने जानबूझकर ये नुक्ता इसलिए यूज़ किया कि आपको शायद कन्फ्यूज़न लगेगा, लेकिन है, ये जो बात है ये रंगमंच में है। आप होते हुए भी नहीं है और आप नहीं होते हुए है। तो बस ये खून में बस गया, कैसे बस गया मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ये ज़रूर लगा कि शायद ये मेरे अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जहाँ मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, और वो मैंने किया। अब ये ऐसा है कि जब आप एक बार कोई माध्यम चुन लेते हो तो आपको उसके लिए जुर्माना हर्जाना भी भरना पड़ता है। नाटक ने मुझसे बहुत कुछ दिया मुझे, तो मुझसे बहुत कुछ लिया भी है ना। आपको लौटाना भी पड़ता है, आपको कुछ खोना भी पड़ता है। और असल में बात यह है, पता नहीं अभी शायद मैं ये कहूँ या ना कहूँ, मैं खोने से बहुत डरता हूँ। हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं ये ना खो दूँ, मैं वो ना खो दूँ। अभी मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने खोने का पहला एहसास उस समय किया था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे। शायद उनका स्थान मेरे ज़िंदगी में क्या था वो आज पता नहीं चलता। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, मेरी माँ की बदौलत हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को खोने का जो गम है, वो रंज आज भी मुझे होता है। तो मुझे अब खोने से डर लगता है। असल में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो अब रंगमंच को दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे खोने से बहुत डर लगता है। लगता है कि किसी का किसी व्यक्ति से मिलना ये तो कोई तय नहीं होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, शायद इसे आप क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं, और किसी बहाने आप फिर एक साथ आ जाते हो, आप एक साथ घुल मिल जाते हो। कई बार वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर अचानक कभी वो व्यक्ति आपके बीच में नहीं होता है। तो फिर वो खोने का जो दर्द है, वो खोने का जो दुख है, वो हमेशा दिल में बना रहता है। तो अब ये एक टिस है, ये कसक है, तो एक संवेदनशील आदमी के साथ तो ज़रूर बनेगी रहेगी, क्योंकि हम आम आदमियों जैसे नहीं हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। और चूँकि अब रंगमंच भी यही है, मैं ये समझता हूँ कि चलो यही जीवन का रंगमंच है। तो अब जब रंगमंच पे आप इतनी सारी भूमिका में हो, तो रंगमंच में होता है, मुझे अभी भी वो जो खोने की कसक और खोने की टीस है, मैं जब भी आषाढ़ का एक दिन पढ़ता हूँ, आषाढ़ का एक दिन देखता हूँ, तो वो टीस, वो कसक मुझे फिर याद आती है कि एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मल्लिका और कालिदास का। लेकिन देखिए नीति का कमाल कि कालिदास मल्लिका को खो देता है, मल्लिका कालिदास को खो देती है। विलोम इतना चाहता है मल्लिका को, बट वो भी मल्लिका को खो देता है एज ए मल्लिका। फिजिकली शी वॉज देयर, नो इशू, बट वो मल्लिका उसको नहीं मिलती जो विलोम चाहता है। तो ये जो सारा एक औरा बनता है खोने का, एक दूसरे से बिछड़ने का, और फिर ज़िंदगी में ऐसा, मुझे अभी भी वो सीन याद आता है सुरभि जी, कि जब कालिदास फिर एक बार कोशिश करते हैं कि चलो अब मैं आ गया हूँ तो हम कोशिश करेंगे, तभी एक अंदर से बच्ची की रोने की आवाज़ आती है, और फिर कालिदास पूछते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। तो मल्लिका जिस तरीके से एक शब्द कहती है, मुझे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि वो कहती है कि ये मेरा वर्तमान है।
तो वो क्षण को आप खुद अभिनेत्री है, आपने खुद का आशा लगा एक दिन किया है, आप खुद उस नाटक को इतना पसंद करती है, आप इमेजिन करिए। और वो सीन में आने वाले जितने, तो कालिदास का मल्लिका को खोना ये मेरे लिए बहुत टिस की बात हो जाती, मल्लिका का कालिदास को खोना ये मुझे बहुत टिस हो जाती। तो ये देखिए, अब असल में ये जो सारी भावनाएं होती है, निश्चित ये इसको सकारात्मक रूप से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही नियति है। तो यहाँ मैं आपको एक गालिब का एक शेर सुनाना चाहूँगा। इस पर सटीक बैठता है इसलिए, और वैसे भी गालिब मेरा बहुत मतलब मेरा प्रिय शायर है। गालिब कहता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। अब थिएटर में अब यही होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आता है, लगता है चलो छोड़ दिया जाए थिएटर, अब बहुत हो गया। लेकिन वो नहीं हो सकता, न होगा, क्योंकि अब वो जो है ख्वाहिशों का मंज़र और ख्वाहिशों पे दम निकलने का मंज़र, तो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरा दम भी निकले तो बस रंगमंच पर निकले, और जो भी मेरे अरमान बचे हैं, कम रहे हैं, जो भी है, तो बस वो मेरे अरमान अब रंगमंच ही पूरा कर सकता है। और मुझे डेफिनेटली खुशी होगी कि मेरी अंतिम सांस भी रंगमंच पर ही जाए। बिल्कुल सर, और यह ख्वाहिश ही रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक कलाकार, एक रंगकर्मी अपने रंगमंच से इतना प्रेम करता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों को उसी रंगमंच पर जीना चाहता है। बिल्कुल हम चाहेंगे सर कि यह आपकी बात जो है वह सच हो। इसी क्रम में मैं यह भी जानना चाहूँगी कि आप अपने रंगमंच को अपने जीवन से कैसे जोड़ते हैं, जो आप कर रहे हैं उसे कैसे जोड़ते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन से कैसे जोड़ते हैं, जीवन से जोड़ने का सवाल ही नहीं, अब तो रंगमंच मेरे अंदर ही बसा है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत लेट समय से मैं थिएटर में से जुड़ा। अब वो कैसे जुड़ा, कैसे थिएटर ने अंदर घर बना लिया, किस तरीके से मुझे प्रभावित किया और मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। तो मुझे शायद हमेशा ये लगता था, मैं चूँकि बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, मैं कंटिन्यू पढ़ता था, तो पढ़ने में मुझे हमेशा लगता था कि जब कोई मैं नाटक पढ़ रहा हूँ तो एक सारी फ्रेम मेरे सामने, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे सामने फ्रेम आ जाती थी, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे सामने दृश्य रूप में वो सीन खड़े हो जाते थे। मुझे लगा कि इतनी ताकत तो शायद न कविता में है, न कहानी में, न उपन्यास में, न और किसी माध्यम में। एक तो सबसे पहले ये उसकी ताकत मुझे भा गई कि आप जो पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो, आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, दृश्यात्मकता के रूप में आपके सामने खड़ा है, तो ये उसकी सबसे पहली सशक्तता है। दूसरा एक है कि आपको दूसरे के अंतर्मन में घुसने का एक अवसर मिलता है। हम परकाया प्रवेश की बात करते हैं, तो परकाया प्रवेश की एक पूरी प्रक्रिया यहाँ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं संगीत सीखना चाहता था, नहीं सीख पाया, मैं चित्रकार बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं गाने गाना चाहता था, मैं म्यूज़िक करना चाहता, नहीं कर। तो नाटक एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें ये सारी कलाएं हैं, है ना। तो भरत ने भी कहा है कि नाटक एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाओं का मिश्रण है, और कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रह जाती कि जो नाटक कला में नहीं आती है। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं उन सारी कलाओं के, अगर मैं नाटक डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं मंचन कर रहा हूँ, मैं अभिनय भी कर रहा हूँ, तो साथ में मेरे म्यूज़िक है। अगर हम मंच विन्यास करते हैं तो साथ में चित्रकारी है ना। अगर मंच की बात है तो नृत्य भी वहाँ है। मतलब कोई ऐसी कला नहीं छूटती है रंगमंच में कि जो मेरी कई इच्छाएं थी कि ये करूँ, तो अब मैं उन सारी कलाओं का उपयोग मैं अपने नाटक के लिए मैं करता हूँ। दूसरा रहा सवाल है कि जीवन के अनुभव से, तो हमेशा एक बात तो बहुत फेमस है कि साहित्य जीवन का प्रतिबिंब होता है वगैरह, तो ये बहुत सही बात है। नाटक मतलब कोई एक अलग कंपार्टमेंट नहीं है, जीवन ही नाटक है। जीवन से ही चुने प्रसंग, जीवन के ही अनुभव, जीवन की ही अनुभूतियाँ, जीवन के ही परसेप्शन, जीवन से संबंधित ही सारी बातें रंगमंच पर आती है। तो आप उसको जीवन से तो अलग कर ही नहीं सकते। अब रहा सवाल व्यक्तिगत अनुभव का, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी अनुभूति होती है, आपके अनुभव होते हैं, आपके कुछ फीलिंग्स होते हैं,
अब ये कभी व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। तो जब आप नाटक डायरेक्ट कर रहे होते हो तो इन व्यक्तिगत परसेप्शन का उपयोग आपके डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन स्किल में ज़रूर आता है। अब जब जब भी मैं आषाढ़ की बात करता हूँ या इवन लहरों के राजहंस के बारे में मैं बताऊँगा कि जीवन से कैसे जुड़ता हूँ, तो मैं गौतम बुद्ध को मानता हूँ, उनके विचारों को मानता हूँ, उनकी दिशा को मानता हूँ। तो जब ये नाटक लिखा गया था तो आप जानते हैं कि मोहन राकेश ने इनको केवल स्त्री पुरुष के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में लिखा था। तो मैं ये सोच रहा था कि अंततः जो कन्फ्यूज्ड नंद है कि अब क्या करूं, तो मैंने केवल निर्देशकीय जो मेरा स्किल है उसमें मैंने एक ही किया था कि वो कन्फ्यूज खड़ा है, यहाँ नाटक असल में ख़त्म हो गया, मोहन राकेश जी की जो कृति वहाँ ख़त्म हो गई। फिर वहाँ मैंने एक किया कि पीछे साइक्लोरामा है, धीरे धीरे साइक्लोरामा पर बुद्ध की जो आकृति है वो उभरती है और उसको देख के फिर नंद बोलता है कि तथागत मुझे बचाओ, मैं ऐसे ऐसे इस सारे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। तो तब गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ मार्ग बताने वाला, तुम खुद ही अपने आप को मार्ग बताओगे। तो फिर वहाँ जो बहुत ही कोट करते हैं हम लोग हमेशा गौतम बुद्ध का, तो वो एक ही कहते हैं कि नंद कुछ ना करो, तुम बस एक काम करो, अत्तदीप भव, अत्तदीप भव, अत्तदीप भव। मुझे नहीं लगता कि ये एक वाक्य में सारा बुद्ध है और बुद्ध को अलग से बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो आदमी अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर सकता है या करने की प्रेरणा देता है, तो ये मेरे अपने अनुभव को, अब देखिए ये मेरे अपने अनुभव, मैं जब भी बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, जब भी मैं बहुत मतलब दुखी होता हूँ या किसी समस्या में फंस गया हूँ, तो मैं हमेशा बुद्ध को याद करता हूँ और हमेशा गौतम बुद्ध मुझे मार्ग बताते हैं और हमेशा वो जो है अत्तदीप वाला जो उनका कोट है मैं उसका पालन करता हूँ। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, मैं अपने आप को कटघरे में खड़ा करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत शायद मुझे रास्ता नहीं बताएगी इस समय, अगर मैं अपने निर्णय लूँ, मैं अपने आप को स्वयं प्रकाशित करूँ तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अब ये मैं जीवन से जोड़ता हूँ, मैंने ये नाटक से जोड़ा, ये लहरों के राजहंस से जोड़ा कि जो लहरों का राजहंस जो है उसको अंततः आके अत्तदीप भव के पास में अंतिम मुक्ति, अंतिम निर्वाण वहाँ मिल जाता है। तो इस तरीके से नाटक को बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मेरे हर नाटक में, मैंने संभाजी किया था तब मुझे हमेशा याद आता है कि मेरे पिताजी बोलते थे कि संभाजी बहुत महान थे, बहुत शूरवीर योद्धा थे, लेकिन क्या है कि ऐसे संभाजी अपने घर में पैदा होने के बजाय बाजू वाले के घर में पैदा होना चाहिए। तो मुझे लगता था बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ और फिर मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि संभाजी महाराज के बारे में कितनी गलतफहमियां फैलाई गई, उनका कितना गलत जो व्यक्ति चित्रण है या चरित्र रचा गया, उन्हें बदनाम किया गया। असल में संभाजी महाराज एक बहुत ही गुणी, सत्शील, महापराक्रमी योद्धा, कुशल प्रशासक थे और इससे भी बड़ी बात कि वो खुद कवि थे। उन्होंने 9 ग्रंथ संस्कृत में लिखे, वो संस्कृत पंडित थे, शायद ये बातें नहीं आती है। तो ये देखिए, फिर ये मैंने जोड़ा उस नाटक के साथ में और जानबूझकर मैंने तय किया था कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं संभाजी पर नाटक करूँगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैंने वहाँ लाए। गाडगे बाबा का नाटक है, मुझे हमेशा लगता था कि गाडगे बाबा ने घर क्यों छोड़ा, गौतम बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। तो गाडगे बाबा के नाटक में एक सीन है कि उनका एक चांदी का रुपया होता है और वो आते आते किसी नदी में वो गिर जाता है। तो अब चांदी का है, महंगा है पैसा, तो वो जो डोह कहते हैं मराठी में उसे, नदी का अंदर का पार्ट, तो वहाँ वो मारते हैं और वो चांदी का कलदार ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें नहीं मिलता। तो उतनी देर में वो ढूंढने की जो प्रक्रिया में गाडगे बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ बहुत घना अंधेरा है, कभी कभी ऊपर से सूरज की एक कोई किरण झनते 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 वहाँ तक आती है, मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ बहुत अंधेरा है। और ये अंधेरों को लेके फिर गाडगे बाबा की वो बात होती है जब वो घर छोड़ते हैं। तो वो जो डोह जो है या वो नदी का वो जो पात्र है, वो पानी के अंदर गाडगे बाबा का जो आत्म साक्षात्कार है या वो जो अत्तदीप भव की बात है, ये सीन मैंने रिक्रिएट किया। ये सीन मैंने अपने इन अनुभव के आधार पर मैंने किया कि जब भी ज़िंदगी में ऐसा आता है तो हम
आत्म परीक्षण करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं और अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, हमारी गलतियों को खोजने की कोशिश करते हैं, हमारी कमियों को, क्योंकि देखिए अंततः मनुष्य एक वैसे देखा जाए तो कमज़ोर आदमी है, लेकिन वो बन सकता है ताकतवर, वो बन सकता है सशक्त अपने आप को प्रकाशित करके। जी सर, बिल्कुल। और अत्तदीप भव जो बुद्ध हमें बता कर गए, और आज भी पूरी दुनिया में सबसे वैज्ञानिक धर्म जो है वह बौद्ध धर्म है, जिसको आरंभ, जिसकी भूमि जो है वो अपनी भारत है, और यह सबसे वैज्ञानिक धर्म है। और यह जीवन और रंगमंच से आप कैसे जोड़ते हैं, यह अनूठा प्रयोग है आपका। सर, हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप अपने रंगमंच में मानवीय रिश्ते और नातों को कैसे प्रयोग करते हैं, उसकी अनुभूति को कैसे जोड़ते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रंगमंच इन्हीं अनुभूतियों से, इन्हीं अनुभवों से, इन्हीं परसेप्शन से, इन्हीं रिश्ते नातों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उससे, इसी से बनता है। कोई भी नाटककार अगर नाटक लिखता है तो अंततः ये सारी चीज़ें उसमें होती है। सवाल एक है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। फिर मैं कई नाटकों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे मोहन राकेश जी का ही आधे अधूरे नाटक है। तो देखिए, आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री पुरुष संबंधों का एक नया परिप्रेक्ष्य उन्होंने रखा, तो उसके जो ताने बाने हैं उसको मोहन राकेश रखते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं वो उसको रखते हैं, और कुल मिलाकर लास्ट में उनका फिर ये मुझे लगता है कि शायद ये वो बताना चाहते हैं कि हर आदमी आधा अधूरा है, हर आदमी अपनी कमज़ोरियों के साथ में है, हर आदमी अपनी अपूर्णता के साथ में है। लेकिन जब आधे अधूरे जो इंसान हैं वो एक ज़िंदगी का परिप्रेक्ष्य आपके सामने का है। अरे जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन परिपूर्ण हो जाएगा, जिस दिन सक्षम हो जाएगा, जिस दिन हर चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो फिर जीवन कहाँ बचेगा। तो ये आधे अधूरे के बीच का जो संघर्ष है ना, माइनस प्लस के बीच में का जो संघर्ष है ना, बिटवीन द लाइन में जो स्पेस है, बस यही तो नाटक है। तो मैं इन संबंधों को देखता हूँ, ये संबंध इतने कॉन्फ्लिक्ट के साथ में आते हैं, इसीलिए नाटक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट हमको ये बताते हैं कि जीवन के कितने अलग अलग चरित्र, अलग अलग शेड्स है, और मूलतः मानवीय प्रवृत्ति जो है ये इससे परे नहीं है। जब दो व्यक्ति साथ में आएंगे तो संघर्ष होगा ही, जब समाज में दो अलग प्रवृत्तियाँ आएगी तो संघर्ष होगा ही, जब इवन मन में भी दो अलग प्रवृत्तियाँ आ गई, दो अलग मन आ गए, दो अलग व्यक्तित्व आ गए, तो भी संघर्ष होगा ही। संघर्ष कहाँ नहीं है, हर संबंध में संघर्ष है, जीने में संघर्ष है, मरने में भी संघर्ष है, आप अपनी जो अधूरी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं उसमें संघर्ष है। संघर्ष कहाँ नहीं है। और बुद्ध ने यही कहा कि संघर्ष ही जीवन है ना। लेकिन उसमें उन्होंने एक फ़र्क किया है कि दुख जो है ये अनिवार्य है, दुख जो है ये हमेशा रहेगा, हाँ, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक हो सकती है। तो ये भी कोट मैं गौतम बुद्ध का कहना चाहूँगा। और देखिए, इसमें पूरा नाटक है, इस पर एक नाटक लिखा जा सकता है कि दुख अनिवार्य है, वो रहेगा ही, बट पीड़ा वैकल्पिक हो सकती है। दैट इज़ अप टू यू इफ़ यू आर एक्सेप्ट इट और नॉट। वो आप तय कर सकते हैं कि ये पीड़ा आपको झेलना है या नहीं झेलना है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल थिएटर को जीवन से जुड़ा देखता हूँ। जीवन ही रंगमंच है और रंगमंच पर तो जीवन ही जीवन है। बिल्कुल सर, रंगमंच ही जीवन है, और जीवन के उन तमाम पहलुओं को जो हम बयां नहीं कर सकते हैं उसे हम आसानी से रंगमंच पर बयां करते हैं और एक दूसरे से जोड़ते भी हैं। इसी क्रम में कि सर, मैं यह भी जानना चाहूँगी कि सृजनशीलता और रंगमंच के क्रियाकलापों का समायोजन आप कैसे करते हैं? असल में देखिए कि रंगमंच के जो भी क्रियाकलाप है, आप चाहे निर्देशक हो, आप एक्टर हो, तो ये एक प्रक्रिया है ना, पूरी एक नाटक निर्माण की प्रक्रिया होती है। और जब आप कोई नाटक को चुन रहे हो तो आपकी वो प्रक्रिया नाट्यालेख के चयन से ही शुरू हो जाती है। तो 3 प्रक्रिया से नाटक गुजरता है।
जिसमें आप सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट मतलब नाट्य चयन, दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट कि आप स्क्रिप्ट का निर्वचन कर रहे हो, और तीसरा पार्ट आता है क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट। तो ये 3 भागों में स्क्रिप्ट बंटती है और ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन आपका जो क्रिएटिविटी का मामला है ये तो आपके स्क्रिप्ट चयन से ही शुरू हो जाता है। आप कोई भी स्क्रिप्ट आए और आप चुन लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ये देखते हैं कि आप कहाँ जुड़ सकते हैं या वो नाटक आपसे कहाँ जुड़ सकता है। तो ये एक जो एसोसिएशन है वो स्क्रिप्ट में और डायरेक्टर में ये बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सबसे पहली बात। उसके बाद में जब आप निर्वचन कर रहे हो तो आपकी भूमिका वहाँ अल्टीमेटली आ रही है। और तीसरा है एग्जीक्यूशन का। तो जब आप एग्जीक्यूट उसको कर रहे हैं तो आप ये तय करते हैं कि मेरे लाइट का डिज़ाइन कैसे होगा, मेरे म्यूज़िक का डिज़ाइन कैसे होगा, मेरे स्टेज का डिज़ाइन कैसे होगा, एक्टिंग को भी मैं किस तरीके से इसमें देखना चाहूँगा, और कुल मिलाकर टोटल स्क्रिप्ट का डिज़ाइन मैं कैसे करूँगा। तो ये जब काम होता है तो अल्टीमेटली क्रिएटिविटी वहाँ काम करती है। और वो क्रिएटिविटी असल में आपके सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो एक्चुअली जब आप फ्लोर पे जाते हो तो आप सीन क्रिएट करते हो, आप ब्लॉकिंग करते हो, आप जो प्रोपोर्शनेट मामला है रंगमंच का उसको देख के सारी बात करते हो। अगर 2 कैरेक्टर तो उनके बीच किस तरीके के रिलेशन होंगे, उनका स्ट्रगल कहाँ है, संघर्ष कहाँ है, किस तरीके से ये चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और एक्टिंग में कितनी बारीकियों की ज़रूरत है ताकि वो पर्टिकुलर सीन उभर के आए। तो ये सारा ही मामला क्रिएटिविटी का है। जब आप अल्टीमेटली जब नाटक की बात करें, मंचन की बात करें, तो ये पूरा मामला ही क्रिएटिविटी का है। मेरी पद्धति अगर है, मेरी मेथड, तो मैं यही देखता हूँ कि मैं ना कोई भी नाटक करने से पहले पूरे नाटक को मैं कागज़ पे लाता हूँ, पूरा A to Z कि मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या इस नाटक के माध्यम से एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैं बारीक बारीक चीज़ें कि एक्टिंग कैसे होगी, लाइट कैसे होगा, म्यूज़िक, ठीक है वो बाद में जो लोग डिज़ाइन करना है करेंगे, बट टोटलिटी में एक मेरे नाटक का डिज़ाइन तो वो मैं पहले ही कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में पूरा नाटक होता है। लेकिन हाँ, जब हम एक्चुअली फ्लोर पे होते हैं तो कई सारी चीज़ें उस समय भी आती है। तो आपका क्रिएटिव क्वेश्चन काम करता है, आपको लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कोई अंत नहीं है। आपको याद होगा कि हमने वेटिंग फॉर गोदो जो है वो किया, एक बार फिर गोदो किया था। तो पूरा नाटक हो रहा है, सब हो रहा है, अपनी प्रक्रिया चल रही। लेकिन जिस दिन शो था उस दिन मेरे घर में एक जोकर का मुझे मुखौटा मिल गया था। तो मुझे लगा कि यार शायद मैं यही बताना चाहता हूँ। तो मैंने उस दिन ला के, जब नाटक हो रहा था उसके पहले मैंने वो जो सूखा पेड़ होता है उस पर डाला था। तो क्रिएटिविटी की प्रक्रिया तो रुकती नहीं, वो कभी भी कहीं भी वो आ सकती है। तो अब देखिए छोटी सी घटना, एक मुखौटा लगाने की, वो मुखौटे ने उस नाटक को एक अर्थ दे दिया कि जब सारा नाटक ख़त्म हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, केवल वो सूखे पेड़ पर वो जोकर का जो मुखौटा है वो हंस रहा है। तो एक मीनिंग उस नाटक को आ गया। मतलब आमतौर पर ये होता है कि मुखौटा ये निगेटिव अर्थ में लिया जाता है। मैंने अभी हाल ही में एक अच्छी कविता भी मुखौटे पर लिखी है कि मुखौटा कितना सुरक्षित होता है। जब तक आप मुखौटा पहने हो तब तक आप सुरक्षित होते हो। जिस दिन आपका गफलत में वो मुखौटा गिर गया तो फिर लोग आपको नोचना शुरू कर देते हैं, आप नंगे हो जाते हो। और ये कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं, ये आप ही के आसपास के लोग होते हैं जो आपका मुखौटा भी उतराते हैं और आपको नोचते भी है। तो ऐसा कोई आदमी अगर पास का हो तो वो मुखौटा जो है फिर ये वो आपकी सुरक्षा की ढाल बन जाता है। तो संदर्भ वो नहीं था, लेकिन मुखौटे का एक संदर्भ मुझे याद आया। तो सब होने के बाद में उस सूखे पेड़ पर वो मुखौटा हंस रहा है। अब इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मेरा यही कहना है कि जिंदगी सूखी हो, कैसे भी हो, बट यू मस्ट हाउ टू लाफ, यू मस्ट हाउ टू एंजॉय, देन यू कैन फाइट। तो अगर आपको फाइट करना है तो यू मस्ट लाफ इन एनी कंडीशन। तो अब ये एक एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का, क्योंकि उस मुखौटों को देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें सूझ रही थी। मैं अंतर में ही उसका इंटरप्रिटेशन भी कर रहा था कि क्या किया तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो अब जब मैंने ये कविता लिखी थी तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखी थी कि हम लोगों ने मुखौटा पहन के ही रहना चाहिए, सुरक्षित रहते, कोई झमेला नहीं है। लेकिन उसका दूसरा मायना क्या निकलता है, देखो कि मुखौटा वो है कि आपको शायद जीने का संबल भी दे दे, सूखे पेड़ पर भी आपको एक हंसने का मौका दे दे। अब इससे बड़ा ज़िंदगी का और दूसरा अर्थ क्या हो सकता है।
जी सर, बिल्कुल। और मैं स्वयं आपके नाटकों से विगत 10 सालों से जुड़ी हूँ और मैं खुद भी देखती हूँ कि कैसे आपकी सृजनशीलता बिल्कुल भिन्न है। पूरा नाटक आप कैसे पूरे कागज़ पे उकेर देते हैं। विशेषकर जब मृच्छकटिकम नाटक हम लोग कर रहे थे, वेटिंग फॉर गोदो कर रहे थे, हे राम कर रहे थे, तो कागज़ पे पूरा नाटक है और उसके बाद अभिनेता उन कागज़ों को देख देख कर वह फॉलो अप करते हैं और उसकी अभिनय प्रक्रिया तैयार करते हैं। और उसका एक अलग अनूठा तरीका भी है। जब प्रस्तुति पे वह जाता है तो अभिनेता को पता है कि उसे क्या करना है। तो यह एक अलग तरीके का प्रयोग जो आप अपने नाटकों में लगातार करते आए हैं। इसी से मैं ये भी एक मेरे मन में जिज्ञासा भी आ रही है कि आपका पसंदीदा नाटक कौन सा है? आपके पसंद कौन से नाटककार हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं? आपको शायद मैं समझ गया होगा कि जब भी नाटक की बात होती है तो मैं बार बार एक ही नाटक का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, मैं आज भी उस नाटक से बाहर नहीं हूँ। कालिदास मेरे पास में है, मल्लिका मेरे पास में है, विलोम मेरे पास में है। तो वो नाटक मेरे ज़िंदगी का एक बहुत करीबी पार्ट बन गया है। पता नहीं उस नाटक ने क्या मुझ पर जादू किया है। मैं जादू नहीं कहूँगा, जादू तो बहुत कम समय की होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो मेरे ज़िंदगी का वो पार्ट बन गया है और आज तक मैंने उसको 4 बार मंचन किया है। आज भी मेरा मन है, मुझे लगता है कि और मैं शायद हर बार एक नया अर्थ उसमें से निकले, हर बार एक नया मैं कुछ इंटरप्रिटेशन उसका कर सकूं। और मूलतः जो कालिदास और मल्लिका का जो अलग होना है, उनका जो बिछड़ना है, वो पता नहीं क्यों, लेकिन असल में ये कोई इतिहास नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ऐसा कोई मल्लिका का कैरेक्टर नहीं मिलता है, ये तो मोहन राकेश जी का ये है। बट वो बहुत टीस और बहुत कसक और बहुत दुख देता है। अब कौन दोषी है कौन उसमें, ये तो कहना अलग है, लेकिन अब कालिदास भी एक कमज़ोर पुरुष है। वो शायद उज्जैनी जाना टाल सकता था, लेकिन यहाँ मल्लिका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जिस तरीके से मल्लिका हर चीज़ को फेस करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का पूरा दर्शन मुझे आषाढ़ के एक दिन में दिखता है। लहरों के राजहंस मेरा बहुत पसंदीदा नाटक है, जिसको हम मनोवैज्ञानिक संघर्ष की बात कहते हैं, अंतर्द्वंद की बात कहते हैं। तो आप एक मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में आप उसमें देखिए तो बहुत ही अच्छा नाटक है। इतना अच्छा लिखा है, कितने सारे सिंबल्स काम करते हैं। मोहन राकेश की एक खासियत है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि शायद वो एक कारण होगा मैं उनको पसंद करने में, कि वो ध्वनियों के माध्यम से अलग बात करते हैं। उनका नाट्यालेख में एक नाट्यालेख है जो ध्वनियों का नाट्यालेख है, और मैंने शायद उस पर अलग से रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। अभी ये समय नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। उसके बाद में द क्रॉस पर्पज़ है अल्बert कामू का, उसको वो हिंदी में विपरीती नाम से भी हुआ है, तो वो मेरा एक पसंद का नाटक है। उन्हीं का दूसरा नाटक है द जस्ट करके। मैं वही नाटकों के नाम ले रहा हूँ जो मैंने डायरेक्ट किए हैं, अदरवाइज़ मैंने उसमें एक्टिंग किया है या मैं उसका पार्ट रहा हूँ। केवल पढ़े हुए नाटक में के उल्लेख में नहीं कर रहा हूँ। तो द जस्ट में उसमें भी मैंने रोल किया है। उसके बाद में जॉपाल सार्त्र का द मैन विदाउट शैडोज़ है, ये मेरे पसंद के नाटक है और मैंने इन नाटकों में मुख्य भूमिका भी की है। और अगर मराठी नाटक की बात करूँ तो विजय तेंदुलकर मेरे बहुत पसंदीदा नाटक है। चूँकि मेरे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे रहे हैं, तो उनका मैं ऐसे पंछी आते हैं जो है, ये मेरा बहुत पसंद का नाटक है। ये नाटक द रेन मैन पर लिखा गया, आपको मालूम है। उसके बाद में घाशीराम कोतवाल है, चिरंजीव सौभाग्य कांक्षिनी है, और आखिरी समय में उन्होंने 2 नाटक लिखे थे, सफ़र और नीतीचा बैलाला। ये मेरे पसंद के नाटककार है। दूसरे महेश एलकुंचवार जी है, वो भी मेरे पसंद के नाटककार है, उनसे भी बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे। तो उनका वाड़ा चिरेबंदी नाटक जो है मुझे बहुत पसंद, जो युगांत से हिंदी हाँ, में वो त्रयी है, वाड़ा चिरेबंदी, मग्न तळ्याच्या काठी और युगांत। तो ये एक नाटक मुझे बहुत पसंद आया, चूँकि मैंने उसको किया भी है। इसके अलावा सतीश आळेकर है, जिनका महानिर्वाण नाटक मुझे बहुत पसंद है। मेरे मित्र है प्रशांत दलवी, उनका नाटक 4 चौगी है जो मुझे बहुत पसंद है। अजीत दलवी है जिन्होंने डॉक्टर तुम्ही सुद्धा या शतखंड लिखा है। शफात खान है जिन्होंने मुंबई के कव्वे लिखे हैं। तो ऐसे कई नाटककार मेरे आसपास है, लेकिन मेरे आज पसंदीदा नाटककार है जिनको मैं बहुत मानता हूँ और वो भी हमारे मित्र हैं। वो है भगवान हिरे जी, जिनके आप जानते हैं कि जिनके एक बार फिर गोदो से हम लोग कितना प्रभावित हुए हैं, और खुशी की बात है कि आज वो मेरे लिए फिर एक नया नाटक लिख रहे हैं।
इसके बाद में प्रेमानंद गजवी जी जो है वो मेरे एक बहुत पसंदीदा नाटककार है, क्योंकि दलित रंगमंच और बुद्धिस्ट रंगमंच और बोधि रंगमंच का एक नए ढंग से उन्होंने प्रतिष्ठापना की है। तो ऐसे में कई नाम ले सकता हूँ, लेकिन जो दिल के करीब है मेरे एज ए रंगकर्मी के रूप में है तो ये सारे नाटककार है। और कितने नाम लूँ मैं, बहुत है, कई तो मित्र है, कई आसपास है। तो ये नाटककार और ये इनके नाटक मुझे बहुत पसंद है। हिंदी का मैंने बताया, मुझे अगर वेस्टर्न की बात करना है तो मुझे शेक्सपियर बहुत पसंद है, J.B. प्रिस्टले बहुत पसंद है। हम लोग ग्रीक थिएटर में जाते हैं तो मुझे इडिपस बहुत पसंद है, सोफोक्लिस बहुत पसंद है, जिनका इडिपस नाटक वो भी मैंने किया है, उसका मंचन भी मैंने किया था। तो ये सारे नाटक जो है ये अपने आसपास होते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे नाटकों में एक अलग तरीके का जीवन दर्शन है और हम साक्षी है इस जीवन दर्शन के कि उसको फिर हम लोग मंच पर रिक्रिएट करते हैं। जयवंत दलवी है, रत्नाकर मतकरी है, ऐसे कई नाटककार हैं जिनके नाटक मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर, आपने जितने महत्वपूर्ण नाटककारों निर्देशकों का नाम लिया वह अपने आप में पूरे विश्व रंगमंच के वो महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त निर्देशक और नाटककार हुए और रंगमंच से जुड़ा हर व्यक्ति इन सभी को जानना और पढ़ना चाहता है। एक और बात कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और नाटककार के रूप में कि वर्तमान में रंगमंच की क्या स्थिति है, एक नाटककार और निर्देशक के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? सुरभि जी, एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि निदा फादली जी को फिर मैं आपको इसी वाक्य से मैं आपको रूबरू कराऊं कि निदा जी कहते हैं कि इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है। इंसान उम्मीदों से बंधा हुआ एक जिंदा परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो आज की स्थिति जो है इससे परे नहीं है। आप देखेंगे कि ये मार्च से कोरोना का जो बड़ा एक तूफान, एक चक्रव्यूह शुरू हो गया, तो अभी भी हम संभल नहीं पाए हैं। दुनिया बदल गई, व्यक्तिगत दुनिया भी बदल गई, सामाजिक दुनिया भी बदल गई और भौगोलिक सीमाओं से परे जो दुनिया है वो भी बदल गई। तो ये 6 माह में क्या क्या नहीं हुआ है ना, जिसको कहते हैं कि तहस नहस हो जाना। हमारा जो एक सोशल हम लोगों का होना, हमारा सामाजिकीकरण, हमारा सांस्कृतिकीकरण, ये सारा तहस नहस हो गया। ऊपर से नहीं दिख रहा है आपको, आप देखेंगे कि ठीक है सब चल रहा है, लेकिन एक अंदर से वो जो टूटन जो है इस परिस्थिति से आई हुई, फ्रस्ट्रेशन जो है, ये सब अब निकल रहा है। खैर पहले कुछ महीने तो लोगों ने इस स्थिति में भी एंजॉय किया, लेकिन अब भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही कि कब वैक्सीन आएगी, कब एक प्रॉपर तरीके से कोरोना का ये महामारी जो ये संकट टल जाएगा और फिर हम पहले जैसे हो जाएंगे। और जिस दिन होगा होगा, लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो गई होगी, बहुत सारी चीज़ें बदल गई होगी, बहुत सारे लोगों की दुनिया बदल गई होगी। तो ऐसे एक चक्रव्यूह में अभी हम आज फंसे हुए हैं। और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से आज हम जी रहे हैं, तो वो जीवन की परिभाषा भी करना मुश्किल है। और मैंने पहले भी जैसे कहा था कि जैसे कि सांस लेना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। अगर सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं। तो हम जिस नाक से सांस लेते हैं, अब वो नाक ही मतलब शंका की और शक के कटघरे में आ गया है। तो ज़िंदगी और मौत का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बचा है ना। जो वो तो कहते हैं कि कीप द डिस्टेंस, 6 फीट की दूरी रखो, नाक पे मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र यूज़ करो। ऊपर से शायद आप बच जाएंगे, आप अंदर से कैसे बचोगे, है ना। जो अंदर का मरना है आदमी का, मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास कई लोग हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई है, रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, बाकी जो पर्सनल उनके इश्यूज जो है। तो ये एक बहुत कोलैप्स होने की जो प्रक्रिया कहते हैं कि अब आदमी कोलैप्स होना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर तो उन आदमियों की बहुत ज़्यादा फजीयत है कि जो संवेदनशील है, पढ़े लिखे है, कलाकार है या बहुत सोशल है,
या इस तरीके से, तो ऐसे मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम, इस क्लास के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जो हमारे नीचे के तबके के लोग हैं तो उनका तो उद्देश्य 2 वक्त की कमाई, खाना पीना, और उनकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाती है, उतना नहीं सोचते। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, ये लोग बहुत ही विचित्र अवस्था में हैं। और मुझे कोई मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, रंगकर्मी हूँ, निर्देशक हूँ, नाटककार हूँ, एक क्रिएटिव आदमी भी हूँ, साथ में शिक्षक भी हूँ, एक पारिवारिक आदमी भी हूँ। लेकिन जिस स्थिति से हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ही भयावह मुझे लगती है। मतलब आदमी आदमी पर विश्वास नहीं कर रहा है ना, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या कुछ संवाद जो बनाने की बात है वो नहीं हो पा रही है। आदमी कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिससे शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा बवंडर आ गया हो। तो ये जो बैलेंस है हमारे ज़िंदगी का, ये हम नहीं रख पा रहे हैं, और उसके वजह से फिर हम लोग दुनिया को कट ऑफ कर रहे हैं, इंसानों को कट ऑफ कर रहे हैं, संबंधों को कट ऑफ कर रहे हैं, नज़दीक के लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं। तो इससे एक कोलैप्स होने की ही, भावनिक और मानसिक दृष्टि कोलैप्स होने की ही इंसानों की जो प्रक्रिया है ये शुरू हुई। तो धीरे धीरे समाज भी इस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से कोलैप्स होता रहेगा अगर जल्दी स्थितियाँ अगर कंट्रोल में नहीं आई और नहीं सुधरी तो। बाकी जो मामला है तो आप देख रहे हैं, आप खुद भी इस मंज़र को देख रहे हैं, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और अभी कई सालों में देख रहे हैं कि कई घर टूट रहे हैं। उसके बाद में जो घरेलू हिंसा है उसके प्रमाण बढ़ रहे हैं। कई नई शादियां टूट रही है, डाइवोर्स की केसेस बढ़ गई है। तो इस तरीके से एक बहुत विचित्र तरीके से हमारे समाज में पूरा ये वातावरण हो गया है। और इसके वजह से एक ही है कि बस मेरे लिए तो रंगमंच मुझे निश्चित रूप से संबल देने का काम करता है। और अब रंगमंच है जो मेरी परीक्षा लेता है, मैं भी रंगमंच की परीक्षा लेता हूँ। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि रंगमंच के साथ मेरा संबंध जो है ये महबूब महबूबा का संबंध है, प्रियकर प्रेयसी का संबंध है। तो ये तो छूटने वाला है नहीं। आप चाहे दिल से निकाल दो, आप चाहे दिमाग से निकाल दो, रंगमंच निकाल दे मुझे या मैं रंगमंच को निकाल दूँ, तो ये तो संभव ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में गालिब का ही एक शेर है जिससे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैं अपनी महबूबा, अपने रंगमंच को मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क, जीने और मरने का उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो कभी कभी रंगमंच को मैं काफिर के रूप में भी देख लेता हूँ कि क्यों मैं ये रंगमंच पे आया, क्यों इतना सेंसिटिव बन गया। मैं भी आम आदमी की तरह जीवन जीता, 2 का खाना खाता, सो जाता, काम करता, लेकिन शायद ये मेरी नीति नहीं थी और न ही मेरे लिए रंगमंच की नीति थी। मैं न रंगमंच छोड़ सकता हूँ, न रंगमंच मुझे छोड़ सकता है। दोनों में किसी में हिम्मत नहीं है कि रंगमंच मुझे छोड़ दे और मैं रंगमंच को छोड़ दूँ। तो ये इस तरीके की रिलेशनशिप भी हमारे बीच में है। और जैसे कि मैंने फिर आपको बताया कि कभी मैं विश्राम करना चाहूँगा तो मुझे आखिरी विश्रांति जो है वो मुझे रंगमंच में मिले। शायद मेरे जैसा कोई नसीबवान नहीं होगा दूसरा आदमी। आपने मुझे अपनी बातों का, इसमें कई बातें पर्सनल भी है, और मैंने ये तय भी किया था कि मैं एकेडमिक बारे में अब नहीं बोलूँगा, एकेडमिक विषय को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रखूँगा। कुछ अंदर की बात हो जाए, कुछ अपने दिल की बात हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि जिससे थोड़ा सा शेयरिंग भी हो जाए। क्योंकि अंततः जीवन एक पहेली है। मैं ये मानता हूँ कि जीवन एक पहेली है और उसमें झांकने की हिम्मत ज़रूर चाहिए। आप उन अंदर के जो प्रश्नों के भाग नहीं सकते, अंदर के जो आपका संघर्ष चल रहा है उससे आप भाग नहीं सकते, आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और ठीक है, अगर आप भ्रम में रहना चाहते हो, आप भ्रम में हो, भ्रम में है और भ्रम में रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। कभी न कभी वो आपका भ्रम का जो मटका है वो ज़रूर फूटना है। और फिर मुझे कबीर याद आते हैं कि और आज सही में आज हमारे भ्रम का जो मटका है वो फूट गया है, वो मेरा भी फूटा है। शायद हम लोग कोरोना के अपरोक्ष जो कुछ ज़िंदगी सोच रहे थे और आज कोरोना ने जो हमारा संकट ला दिया है, तो
हर आदमी का ये भ्रम का जो है, एक नशा का जो है वो फूट गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे फिर कबीर याद आते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि भला हुआ जो मेरी मटकी फूटी रे, भला हुआ जो मेरी मटकी फूटी रे, मैं पनिया भरन से छूटी रे। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ कबीर से भी डिफ़र करता हूँ कि आपकी मटकी ज़रूर फूट गई है, लेकिन आप पनिया भरन से नहीं छूटे हो। न मैं छूटा हूँ, न आप छूटे हैं, न दुनिया छूटी है। मटकी फूटी है, आप नया मटका लाओ। नहीं है तो आप अपने अंजुल में पानी भरो, लेकिन आपको पानी भरना पड़ेगा। आप पानी भरने से नहीं चूक सकते। और यही आपकी नियति है, यही मेरी नियति है, और यही रंगमंच की भी नियति है। बिकॉज रंगमंच के बारे में कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। तो ये शो जो है ये बिल्कुल चलता रहेगा और उसका कोई अंत नहीं है। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि मुझे बात करने का मौका दिया। मैं फिर से नभ प्रकाशन अमरावती के हमारे मित्र मिलिंद ढाके जी, हमारे जो तकनीकी निदेशक है विकास राउत जी, इनका मैं बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और विशेष तौर पर आपका भी मैं धन्यवाद और आभार मानना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे सवाल मुझसे किए, और जिससे कि मैं ऐसी बात करने को प्रेरित हुआ कि जो आमतौर पर हम लोग एकेडमिक सेशंस में नहीं कहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस बहाने आपसे, अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिला, उससे संवाद बनाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, शो मस्ट गो ऑन। रंगमंच का यह जज्बा आपके भीतर सदैव बना रहे, जारी रहे, और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। जी धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।